फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल का 5वां पार्ट। इसके पहले भूगोल के 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं। उन वीडियोस को जाके एकदम अच्छे से देखिएगा और कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 5वां पार्ट। क्या नाम है 5वें पार्ट का? प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव। जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया उसके पहले वाले वीडियो में कि इस भूगोल में हम लोग भारत और ब्राजील का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले। तो जैसा नाम से ही लगता है कि प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव, तो जो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और ब्राजील की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनका हम लोग क्या करने, तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। और वन्य जीव मतलब प्राणी, ठीक है, इनका हम लोग भारत के वन्य जीव और ब्राजील के वन्य जीव, तो इनका भी हम लोग क्या करने वाले, तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर। तो हम लोग क्या करने वाले, इस पार्ट को मैं 4 वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके अंदर पहले वीडियो में बताऊंगा, पहले पार्ट में बताऊंगा कि ब्राजील की वनस्पतियां क्या हैं, फिर दूसरे वीडियो में रहेगा भारत की वनस्पतियां, फिर ब्राजील वन्य जीव, और फिर बाद में आखिरी वाली वीडियो में रहेगा भारत का वन्य जीव। तो एकदम अच्छे से चारों वीडियो देखिएगा और आपको पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाएगा। तो पहले पेज पर आप लोग अपना किताब ओपन करेंगे तो आपको पहला पेज आपको दिखेगा इस तरह से कुछ। यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियों और प्राणियों और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के नाम हमको लिखने हैं। देखो बच्चों, एक चीज और ज्यादा अच्छे से आप कब समझ पाओगे, जब आपके पास कॉपी और पेन रहेगा। जो जो मैं सारी चीजें बोलूंगा आप लोग वो सारी चीजें क्या कर लीजिएगा, वहां पर लिख लीजिएगा, तो आपको और आसानी से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पहला हम लोग ये देखें, पहला वाला चित्र देखें, तो इसके अंदर वनस्पति है जो हमारे राजस्थान के कैक्टस नाम की वनस्पति जैसे दिखाई देता है। तो इसका नाम भी ब्राजील में कैक्टस ही है। ठीक है, इसको कैक्टस कहा जाता है, ब्राजीलियन कैक्टस। और अगर इसका नाम मैं बताऊं तो इसको भी आपने भारत में कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक है, इसका नाम है ब्राजीलियन पेपर ट्री। क्या नाम है बच्चों इसका? नाम ब्राजीलियन पेपर ट्री। ठीक है, इसका नाम ब्राजीलियन पेपर ट्री, आप लोग पेन से लिख लीजिएगा। और यह जो है इसका नाम है टिक ट्री। ये ब्राजील की सबसे महत्वपूर्ण ट्री मानी जाती है, जिसकी लकड़ी का उपयोग नाव बनाने के लिए, नौकायान करते हैं हम लोग, तो वो जो नाव होती है वो नाव इसी वनस्पति के लकड़ी से बनती है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो वनस्पति होती है, ये वनस्पतियां बहुत ही क्या होती हैं, बहुत लंबे समय तक चलती हैं और ये वाटर प्रूफ होती है। मतलब इनको अगर पानी में डाल दिया जाए तो वह मतलब सड़ती या गलती नहीं है। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? तो ये सारा चीज समझ जाइएगा आप लोग। और अगर हम लोग इसके नीचे देखें तो ये हमारा है, ये ब्राजील का है। ब्राजील का राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, तो उसी तरह ब्राजील का राष्ट्रीय पक्षी, इसका नाम है, आप लोग को मालूम होगा, रफकस बेलिट्रस्ट। रफकस बेलिट्रस, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा किस तरह दिखता है। यहाँ पर भी आपको मालूम पड़ रहा है, ये सायो पाइलो राज्य का राज्य में ज्यादा पाया जाता है। इसको राज्य पक्षी कहा गया। फिर उसके बाद 2002 में ब्राजील में इसको राष्ट्रीय पक्षी नाम से घोषित कर दिया। ये जब एक साथ आवाज निकालते हैं तो कुछ गाने जैसी आवाज आती है, इसलिए इनको सॉन्ग्स बर्ड भी कहा जाता है ब्राजील में। ठीक है, और ये देख लो, ये जैगुआर है, ब्राजीलियन जैगुआर। ठीक है, तो बहुत पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते होंगे ये? पैराग्वे, पराना, अर्जेंटीना नाम का जो जगह है वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। और पेंटानल दलदली इलाकों में भी ये, उसके आसपास के जंगलों में ये जैगुआर पाया जाता है। हाँ, और एक काम और, ये जो रहते, ये जो है ब्राजील के जो पर्यावरण संतुलन उनको बनाए रखते हैं। मतलब जो भक्ष्य होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है, उनको खाकर उनका संतुलन बनाए रखता है। आपको भी मालूम है भक्ष्य भक्षक क्या होते हैं, पर्यावरण संतुलन कैसे बनता है। ठीक है, प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक, इस तरह से ये जो है उस सर्वोच्च भक्षक में आता है। तो ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में क्या करते हैं, लोग मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक याद रहेगा। और ये साउथ अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ज्यादा पाए जाते हैं लोग। अब देख लीजिए, ये एनाकोंडा है। क्या बच्चों? ब्राजीलियन एनाकोंडा, द ग्रेट एनाकोंडा और ग्रीन एनाकोंडा, जो ब्राजील में पाया जाता है। जो कहा जाता है कि किसी भी हाथी को भी ये खा सकते हैं, मतलब हाथी को, शेर को, किसको भी ये लोग खा सकते हैं। ठीक है, इसको ग्रीन एनाकोंडा कहा जाता है, जो ब्राजील के पेंटानल दलदली इलाके में पाया जाता है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है बच्चों। और ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। वजन के हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा वजन वाला सांप है। अगर इसका वजन देख ले तो इससे अधिक वजन वाला कोई सांप दुनिया में नहीं है, और लंबाई के हिसाब से दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है। तो मेरा आपसे सवाल है, दुनिया में सबसे लंबा सांप कौन सा है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे मैंने बता दिया है कि लंबाई के हिसाब से दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है, दूसरा स्थान है लंबाई के मामले में सांपों में। तो मुझे बताइएगा आप लोग पहले नंबर पे कौन आता है, कमेंट सेक्शन में करके उस सांप का नाम बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग छाया चित्र में दर्शाई गई वनस्पतियों के नाम बताए। जैसे मैंने वनस्पति के नाम बताया, इसका कैक्टस है, इसका क्या है ब्राजीलियन पेपर ट्री है, और इसका क्या है बच्चों टीक है। तो ये नाम बता दी मैंने। आपने वनस्पति कहाँ देखी, आपने मोस्टली वनस्पतियां देखी होंगी किताबों में देखी होंगी, या तो आप टीवी में देखे होंगे, या तो देखे होंगे न्यूज चैनल्स में, यहाँ पर कहीं देखे होंगे छाया चित्र में। हाँ, और इस तरह की वनस्पतियां देखो, जैसे ये ब्राजील के जो कैक्टस है, इस तरह का आप लोग देखा होगा राजस्थान में। ठीक है, और ये जो है, ये जो होता है यूपी बिहार जैसे उत्तर भारत में इस तरह के दिखे होंगे आपको। और ये जो है, ये जहाँ पर सदाबहार वन रहते जैसे हिमालयन वन हो गए, तो वहां पर इस तरह के वृक्ष दिखाई देते हैं। छाया चित्र में दिखाए गए प्राणियों के नाम बताइए। तो छाया चित्र में प्राणियों का नाम बताया, इसका नाम क्या बताया था मैंने, रोफकस बेलिट्रस्ट इसका नाम है, राष्ट्रीय पक्षी ब्राजील का। और ये क्या है, जैगोर, और ये क्या है, ग्रीन एनाकोंडा। ऐसे प्राणी आपने कहाँ देखे हैं? तो ग्रीन एनाकोंडा जो भारत में पाए जाते हैं, जहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये लोग, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाए जाएंगे, पश्चिम बंगाल में, भी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है, ये मैना, हमारे भारत में इस तरह की जो पक्षी है वो मैना जैसे दिखाई दे रही है। तो देख लीजिए आप लोग। ऊपरी छाया चित्र में आपने चर्चा की होगी और उन्हें पहचान भी लिया होगा, क्योंकि इनकी कई भारतीय प्रजातियों से समानता है। सही बात है, ये बहुत सारी भारतीय प्रजातियों से क्या है, मिलती जुलती भारतीय प्रजातियों जैसी दिखती है। ठीक है, परंतु ये सभी प्रजाति ब्राजील में पाई जाती है। लेकिन ये जितनी भी प्रजाति मैंने बताई है, सारी की सारी प्रजाति कहाँ पाई जाती है बच्चों, ब्राजील में पाई जाती है, भारत में नहीं पाई जाती है। ठीक है, परंतु ये प्रजाति भारत में पाई जाती है। उनके नाम ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। नाम तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम ब्राजील में मिलने वाली वनस्पतियों की विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ब्राजील में मिलने वाली जो वनस्पतियां हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो बच्चों मैं एक चीज और बता दूं, पहले ये पार्ट मतलब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इतना याद रखिएगा, जहां पर ज्यादा सूर्य प्रकाश और ज्यादा वर्षा की मात्रा रहेगी, जहां पर सूर्य प्रकाश अच्छा रहेगा, जहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा रहेगी, वहां पर ना बच्चों जो वनस्पतियां हैं उनका विकास क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। वहां पर वनस्पतियों की जो संख्या है, इनका जो ग्रोथ है वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो ब्राजील की वनस्पतियों को तीन भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, अधिक वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां, अधिक वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां मतलब जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, जैसे साल के 12 महीने वर्षा होती है। जैसे गुयेना उच्च भूमि के आसपास अमेजन नदी है, देखो अमेजन नदी, अमेजन नदी में क्या होता है, साल के 12 महीने वर्षा होती है। जो जो वनस्पतियां वहां पाई जाएंगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा, अधिक वर्षा वाला वनस्पति। जैसे सदाबहार वन, सदाबहार वन क्या होते हैं, अधिक वर्षा वाले वन में, अधिक वर्षा वाले प्रदेश में पाए जाएंगे। जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। मध्यम वर्षा वाला स्थान, मध्यम वर्षा वाले स्थान मतलब जहां घास वाले प्रदेश होते हैं, जहां पर वर्षा जो होती है न तो कम होगी न तो ज्यादा होगी, इस तरह का जहां पर वर्षा होगी वहां पर मध्यम वर्षा वाले वन पाए जाएंगे। और तीसरा है कम वर्षा वाले वन। कम वर्षा वाले वन मतलब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ विशाल कगार। तो विशाल कगार के परे जो इलाका होता है वहां पर वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि विशाल कगार जो होता है वो आने वाली व्यापारिक हवाओं क्या करता है, रोक लेता है। और विशाल कगार के परे वर्षा होती है क्या बच्चों, नहीं होती। तो वहां पर वनस्पतियां जो होती है वो कम वर्षा वाले वनस्पतियों में गिनी जाती है। ठीक है, ये सारी चीज याद रखिएगा और हम लोग शुरू कर लेते हैं। ब्राजील की वनस्पतियां, भू आकृति की विविधता के कारण ब्राजील की वृष्टि में अंतर दिखाई देता है। वृष्टि मतलब क्या होता है बच्चों, बारिश। वृष्टि मतलब क्या होता है, बारिश। ठीक है, अब ब्राजील की जो भू आकृति है बहुत अलग अलग है। जैसे उच्च भूमि में देखें तो ये देखो, ये ब्राजीलियन उच्च भूमि है, और ये पराग्वे पराना नदी का मैदान है, ये अमेजन नदी का मैदान है, एक वेना उच्च भूमि है। तो ऊंचाई कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर मध्यम है, कहीं पर बहुत ज्यादा कम है, कहीं पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऊंचाई के अनुसार, भूमि की ऊंचाई के अनुसार, भूमि के आकार के अनुसार जो वृष्टि है उसमें क्या है, अलग अलग भिन्नता है। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों। अब आगे, विषुवत प्रदेश में अधिकांश
भाग में साल भर क्या होती है, वर्षा होती है। जो विषुवत प्रदेश है, तो मैंने बता दिया विषुवत प्रदेश जो होती है, जैसे गुयेना अमेजन नदी का मैदान हो विषुवत प्रदेश में आ जाता है। ठीक है, अमेजन नदी का मैदान हो, गुयेना उच्च भूमि हो गया, यहाँ पर विषुवत प्रदेश में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, साल भर क्या होती है, वहां पर वर्षा होती है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाते वैसे वैसे दृष्टि दोनों कालावधि में वृष्टि की मात्रा कम होती है, इसलिए इस प्रदेश में वनस्पतियों जीवन काल भी कम होता है। हम लोग जैसे विषुवत प्रदेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे वृष्टि की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे वृष्टि की मात्रा कम होगी वैसे वैसे वनस्पतियों की जो जीवन काल है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है ना। जिस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है वहां सदाहरित वन पाए जाते हैं। सदाहरित मतलब सदाबहार वन। ठीक है, जैसे अमेजन नदी का मैदान, वहां पर साल भर बारिश होती है, तो वहां की वनस्पति क्या है, सदाहरित मतलब सदाबहार वन पाए जाएंगे वहां पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर वर्षा की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। जिस प्रदेश में सीमित वर्षा होती है वहां वनों में का घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा। किसकी तुलना में, सदाहरित वनों की तुलना में। जहां पर वर्षा की मात्रा कम होगी अर्थात मध्यम रहेगी तो वहां पर कम वर्षा वन रहेंगे। वनों के स्थान पर विभिन्न प्रकार के घास, झाड़ियां, कंटीली वनस्पतियां पाई जाती है। तो अब देखो, जहां पर वर्षा ज्यादा रहेगी वहां पर क्या पाया जाएगा, सदाहरित वन पाए जाएंगे। और जहां पर वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी तो वहां पर वर्षा की जो घनत्व वो कम हो जाएगा और उसके स्थान पर आपको मिलेगा क्या, घास, झाड़ियां, कंटीली वनस्पतियां, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियां सर्वाधिक वनस्पतियां प्रजाति ब्राजील में पाई जाती है। अब ऐसा कहा जाता है विश्व में सबसे ज्यादा प्रजातियां वाली वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, ब्राजील में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है बच्चों, ब्राजील में पाई जाती है। इनमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, शुष्क, तो तीन प्रकार से वनस्पतियों को बांटा गया है। सदाबहार वन, ऐसे वन कहाँ मिलते हैं जहां पर साल भर बारिश होती है। अर्ध सदाबहार वन, जहां पर मध्यम मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है। शुष्क वन मतलब जहां पर बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो ब्राजील में बारिश कहां पर बहुत कम होती है, देख लो, ये 600 मिमी वाला इलाका जो दिख रहा है आपको, ये 600 मिमी वाले इलाके में बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ पर शुष्क वन पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पाव ब्राजील, देखो बच्चों यहाँ पर एक वनस्पति का नाम लिखा हुआ है, पाव ब्राजील। पाव ब्राजील, ये पाव ब्राजील के नाम पे ही ब्राजील नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, अमेरिका में देश है। इस ब्राजील का नाम ब्राजील क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर एक पाव ब्राजील नाम की वनस्पति पाई जाती है जो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्राजील नाम पड़ गया। ये याद रखिएगा आप लोग। रबड़, महोगनी, शीशम आदि वृक्ष एवं ऑर्किड वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। शीशम पाया जाता है, रबड़ पाया जाता है, महोगनी आदि वनस्पतियां वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? हाँ, चल अब देख लेते हैं आगे। देखो, ब्राजील में सदाबहार वर्षा वनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। सही बात है। अब मैंने क्या बताया, ब्राजील में सदाबहार वन बहुत ज्यादा है। क्यों? अमेजन नदी का मैदान। ठीक है, वहां पर सदाबहार वनों की मात्रा बहुत ज्यादा है और वहां पर जो होता है बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक, इसलिए वहां की वनस्पतियों में जो जीवन काल है वो बहुत ज्यादा होता है। जीवन काल ज्यादा होने की वजह से वो लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ज्यादा करते हैं और साथ ही साथ वह विषुवत प्रदेश के समीप आता है तो वहां सूर्य प्रकाश की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध करवाते हैं। और यह लगभग पूरे विश्व का 20% जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, वो कौन उपलब्ध करवाता है, ब्राजील की वनस्पतियां। ब्राजील की जो वन है, सदाबहार वन है, वो ब्राजील के सदाबहार वन विश्व में, अगर विश्व में 100% ऑक्सीजन है तो 20% ऑक्सीजन कौन देता है, ब्राजीलियन वनस्पतियां देती हैं। ठीक है, और पूरे विश्व का 25% कार्बन डाइऑक्साइड कौन अवशोषित करता है, ब्राजीलियन वनस्पतियां करती है। 25% कार्बन डाइऑक्साइड लोग अवशोषित करती है और पूरे विश्व का 20% कार्बन ऑक्सीजन क्या करती है, लोग विश्व को देती है। इसकी वजह से ब्राजीलियन वनस्पति को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारा फेफड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसको स्वच्छ करके ऑक्सीजन तैयार करता है, उसी प्रकार इसको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने में सहायता मिलती है और इसलिए इन वनों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। यही कारण है कि इसको क्या कहा जाएगा बच्चों, विश्व का फेफड़ा कहा जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इस आकृति के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, तटीय प्रदेश मतलब अटलांटिक महासागर यहाँ पर है, तो यहाँ पर मतलब कौन, विशाल कगार की वजह से यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखो 4 प्रकार के वन है, उष्णकटिबंधीय वन, विषुवत रेखीय वन, पर्णपाती वन, समशीतोष्ण वन। तो आप लोग ये नाम लिख के रखिएगा। ब्राजील में 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन, विषुवत रेखीय वन, पर्णपाती वन, समशीतोष्ण वन। समशीतोष्ण वन कहाँ पर पाए जाएंगे, जहां पर वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। ठीक है, जहां पर वर्षा मीडियम होता है,
तो वहां पर समशीतोष्ण वन। और पर्णपाती वन किसे कहते हैं, जहां जो पतझड़ की वनस्पतियां देखते हैं ना, कि जब ठंडी का मौसम आता है तो वनस्पतियां क्या होती है, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, फिर जैसी गर्मी में उनकी पत्तियां वापस आ जाती हैं, तो ये पतझड़ वन रहेंगे, पर्णपाती वन। विश्वतरेखीय वन सदाहरित वन जो होते हैं वो विश्वतरेखीय वनों में आ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन मतलब जहां पर सूर्य प्रकाश बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, जहां पर सूर्य प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, जहां पर कंटीली वनस्पतियां, झाड़ी झंकाड़, ये वनस्पतियां ज्यादा मिलती है। और हम लोग देखें तो ब्राजील उच्च भूमि में घास वाले प्रदेश में रेंगने वाले प्राणी मतलब सांप हो गए, एनाकोंडा हो गया, ये सारे प्राणी यहाँ पर मिलते हैं ब्राजील उच्च भूमि में। और पैराग्वे पराना नदी में घास का मैदान है, ठीक है, घास का मैदान है, वहां पर आपको शाकाहारी प्राणियां मिल जाएंगे, ठीक है। रेंगने वाले प्राणी और जलचर कहाँ पर मिलते हैं, गुयेना उच्च भूमि और अमेजन उच्च भूमि में, अमेजन नदी के मैदान में। रेंगने वाले प्राणी आपको मालूम है, सांप जैसे रेंगता है वो रेंगने वाले प्राणी, और जलचर बहुत सारे जल जैसे शार्क मछली जो है वो अमेजन नदी में मिलती है, ठीक है। डॉल्फिन ये जो है यहीं पर प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्षा की मात्रा दी, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस सारे वनस्पतियों और प्राणियों के नाम आप लोग लिख लीजिए, इनके बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर लीजिएगा। और जो नहीं समझा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस पार्ट में हम लोग तो इतना ही देखने वाले हैं कि ब्राजील वनस्पतियां क्या है। जो अगला पार्ट बनेगा पार्ट 2, उसके अंदर मैं बता दूंगा कि भारत की वनस्पतियां के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये सारा जो मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।